स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.2। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जाने थे। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमें दो चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या मिलेगा, एक एलसीएम, दूसरा एचसीएफ। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह उस संख्या का क्या कहलाती है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास ए और बी कोई संख्या है, तो हमें सी एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो ए से भी विभाजित हो जाए और बी से भी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 12 और 14। अब हमें जो दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब ऐसी विधि जिसमें 2, 3, 5, 7, 9 और ऐसी संख्याएं जो अभाज्य होती है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करके हमको संख्या प्राप्त होती है। अब इसका 12 को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 में हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेना है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जिससे 12 का भाग चला जाता है, 2 × 12। फिर इसके बाद हमें 6 मिला, 6 के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ गई 2। फिर इसका करेंगे 2 × 6। फिर 3 के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 3, जिसका पूरी भाग 3 में चला जाता है। तो हमें 12 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2 × 2 × 3। इसी प्रकार हम 14 का देखेंगे। 14 का प्राप्त करने के लिए फिर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। 2 का 12 पढ़ेंगे कि 14 से आने में 2 सत्ते 14। फिर इसके बाद हमें प्राप्त हुआ 7 में 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, केवल 7 का जाता है। तो सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या जो 7 से पूरी बार चल जाए वो 7 है। अब हमें प्राप्त हुआ 14 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 और 7। अब 2 और 7 प्राप्त हो गए हैं। अब इन गुणनखंडों में हमको सबसे बड़ी कॉमन भाग को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर ये 2 एक बार आ गया, तो हमको ये 2 लिख दिए, ये कॉमन था। कॉमन संख्या को हम एक बार लिखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 है, फिर इसके बाद यहाँ 3 है, फिर इसके बाद यहाँ पे है 7। अब हम इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 सत्ते 84। हमको 84 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जो 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है और 14 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमको 12 और 14 का एलसीएम प्राप्त हुआ है 84। तो इसकी परिभाषा के अनुसार वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हमको 84 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जो 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 84 से नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 14 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यह हो गया इसका एलसीएम। अब इसी प्रकार हम इसका एचसीएफ भी इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पे वह सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हमको ऐसी संख्या निकालना है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पे 12 और 14 वहाँ पर 2 संख्या दी हैं। अब हमको ऐसी संख्या निकालना है जो 12 को ही पूर्णतः विभाजित कर दे और 14 को ही पूर्णतः विभाजित कर दे। तो फिर हम इनके गुणनखंड में देखेंगे कि सबसे ज्यादा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ के लिए हमको जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं संख्या में, इसमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं वही संख्याओं के महत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। यदि मान लीजिए किसी संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उस संख्या का एचसीएफ, उन संख्याओं का एचसीएफ क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब यहाँ पे 12 और 14 में उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो 12 में भी है और 14 में भी है वो है 2। तो हम 2 को 2 एक बार लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, और यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या और नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। तो हमारा 12 और 14 का एचसीएफ क्या प्राप्त होगा, 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर दे, 7 को पूर्णतः विभाजित कर दे, और इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 14 दोनों को विभाजित कर दे। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम अध्याय को प्रारंभ करेंगे।
एक सूत्र है ना, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनखंड, मान लीजिए कोई दो संख्या है a और b, इनका गुणनखंड बराबर होता है HCF LCM और HCF। मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के LCM और HCF के गुणनखंड के बराबर होता है। इसका उपयोग हम प्रश्नावली में करेंगे। अब यहाँ पर 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 140 एक ऐसी संख्या है जिसको हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो 140 को हम सबसे छोटी ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और 140 को पूरी बार विभाजित कर दे। तो यहाँ पर लास्ट में यदि किसी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो इसका भाग बनेगा 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। यहाँ पे 70 दूनी 140 को हमने एक बार देख लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब 2 से एक बार और पुनः विभाजित होगी। ये 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70। अब हमारे पास एक ऐसी संख्या आ गई है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि उसकी इकाई में क्या नहीं आ रहा है, 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं आ रहा। तो हमको अब ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो 35 को पूर्णतः विभाजित करती है और वो सबसे अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पर लास्ट में यदि किसी संख्या के 5 और 0 हो, किसी संख्या के अंत में यदि 5 और 0 होगा तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करके देख लीजिए, 3 एक कम 3 और फिर यहाँ पे बच रहा 5, 6 नहीं है, 6 होता तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती, या 9 होता तो पूर्णतः विभाजित हो जाती, या 1 होता तो हो सकती थी। तो यहाँ पर हम लेंगे 5 का बाहर ऐसे पढ़ेंगे कि 35 से आने जाए 35। तो अब हमें 60 प्राप्त हो गया है। 60 को हमने देख चुके हैं पिछले सवाल में कि 7 से ये विभाजित होता है। तो अब हमें 140 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, 2 × 2 × 5 × 7। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो सबसे छोटे हो, इनका गुणा करने पर हमें दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 2 की घात 2 × 5 × 7 हमारा आंसर है। इसका शॉर्ट ले लीजिए। अब हमें अगली संख्या दी है दूसरे नंबर में 156। 156 का निकालना है तो हम फिर लेंगे 156, आखिरी में 6 है, मतलब 2 से पूरी बार भाग चला जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 2 इनाम 18, फिर यहाँ पे आ गया 9। तो अब 3 से देखेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 बार चला गया। 13 का फिर देंगे 13 एक कम 13, क्योंकि 13 में 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या गुणनखंड प्राप्त हुए, 2 × 2 × 3 × 13, 2 की घात 2 × 3 × 13, हमें आंसर गुणनखंड प्राप्त होगा। इसका शॉर्ट ले लीजिए। अब हमें दूसरे नंबर का सवाल देखना है जिसमें HCF और LCM ज्ञात करना है और उत्तर की जांच भी करना है। हमें दो संख्या दी है 26 और 91, इनका LCM और HCF निकालना है। तो 26 का करेंगे हम, 2 से आएगा 2 एक 2, 2 तिया 6, 13 एक 13, 2 × 13। फिर इसके बाद देखेंगे हम 91 का देखेंगे तो किससे आएगा, 7 एक 7, यहाँ से बच गया 2, 7 किया 21, फिर 13 का रहेंगे 13 एक 13, तो 7 13 आ गया। 7 × 13 आ गया। अब यहाँ पर हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए फिर वही सर उभयनिष्ठ सबसे बड़े गुणनखंड की घात को हम लिख देते हैं। यहाँ पर 2 एक बार है और कहीं नहीं है, तो 2 13 2 बार, 13 की घात 2 है, तो यहाँ पर 13 की एक बार लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 लिख देंगे, 2 13 7 या 2 7 13।
अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, 182 प्राप्त हुआ। अब इसी का हम महत्तम समापवर्तक देखेंगे। HCF क्या प्राप्त होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 13 है, तो यहाँ पर 13 हमें प्राप्त हो गया। तो इस संख्या 26 और 29 का हमारा एलसीएम आया 182 और HCF आया 13। अब हम इसे उत्तर की जांच करना। उत्तर की जांच करने के लिए मैंने अभी आपको एक सूत्र लिखवाया था। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनखंड, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है तो उसमें उन संख्याओं का गुणनखंड, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनखंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी है? 26 और 91। और एलसीएम क्या आया है? 182 और 13। अब इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। हमें देखेंगे कि जो दोनों संख्या बराबर आती है तो ये सही है, और नहीं आती है तो ये गलत है। अब कर लेंगे 26 का 91 करेंगे। दोनों में हमको 2366 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों संख्या बराबर है, मतलब हमारा उत्तर सही है। ये उत्तर की जांच हो गई। अब इसी प्रकार से इसके आगे के दो सवाल आप कीजिएगा। अब हमें एक तीसरा नंबर का सवाल करना है। तीसरा नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। बारह 15 21 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम कर लेंगे 12, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित होगा, फिर ये 2 3 से 3 2 3 6, फिर 3 1 का 3। तो हमें 12 के क्या प्राप्त हुए? 2 गुणित 2 गुणित 3। फिर इसी प्रकार से 15 का देखेंगे हम। तो यहाँ पर 3 से चला जाएगा तो 3 बचे 15। फिर इसका 3 से आएगा 5 से आएगा तो 5 1 का 5। हमें 15 के क्या प्राप्त हुए? गुणनखंड 3 5। फिर इसके बाद हम देखेंगे 21 का। 21 में देखिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 3 से दूसरी बार भाग चला जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 में 7 1 कम 7। तो यहाँ पर 21 के क्या क्या प्राप्त होगा हमको? 3 और 7। अब हमें देखना है कि एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में उभयनिष्ठ घात एचसीएफ में उभयनिष्ठ घात जो है वो एचसीएफ कहलाती है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ घात 3 की घात 1 यहाँ पर है, 3 की घात 1 यहाँ पर है और 3 की घात 1 यहाँ पर है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3। अब एलसीएम की बात करते हैं हम, तो जो उभयनिष्ठ कॉमन होगी सबसे बड़ी घात उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 एक बार है, 2 ले लिए। फिर ये 2 एक बार है, नीचे नहीं तो 2 ले लिए। 3 तीनों में है इसलिए एक बार लेंगे। फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7। अब इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 6 7 42, 420। हमको इन संख्याओं का 12, 15 और 17 में एलसीएम प्राप्त हुआ 420 और एचसीएफ प्राप्त हुआ हमें 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारा अगला सवाल है HCl 306 और 657 बराबर दिया है 9। तो एलसीएम याद करना हमके। अब हमारे पास दो संख्या दी है 306 और 657 और उन संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम इसको सूत्र से निकालेंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे दो संख्या हो गई 306 गुणित 657। एलसीएम दिया है हमें, एलसीएम नहीं दिया है तो हम एलसीएम लिख देंगे और एचसीएफ दिया हमें 9। अब हमारे पास जो ज्ञात राशि उससे बराबर किस तरफ रहेंगे? बराबर किस तरफ आएगा तो बटे में चला जाएगा। अब भाग देंगे। 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 9 3 दूनी 6। फिर उसके बाद आ गया 3 एकम 3 दिया 9 और 3 चौक 12। 34 गुणित 200 सॉरी 657। उसको कर देंगे 657 गुणित 34 2238। हमारा आ गया आंसर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार आपको आगे के सवाल करना है। इसका शॉर्ट ले लीजिए। पांचवा सवाल देखिए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल दिया है, माना कोई संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है। अब कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो कौन सी संख्या से विभाजित होगी? 2 से और 5 से। किसी संख्या के आखिरी में 0 है तो वो 5 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित हो रही है और 6 की घात n में देखेंगे गुणनफल इसके कितने आते हैं? 2 और 3। 5 आता है? नहीं आता। जब 6 में गुणनफल 5 नहीं आता, 6 की घात n में गुणनफल 5 नहीं आता तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनफल में
5 नहीं आता। अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक बार इसका सॉल्व दे दीजिए। प्रश्न 6वां देखते हैं हम। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 अभाज्य संख्याएं हैं। हमको दो संख्याएं दी हैं, गुणनफल दिए हैं। ये संख्याएं गुणनखंड के रूप में है और संख्या 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। हमको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऐसी संख्या जो उस संख्या के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इस सवाल में देखेंगे तो 13 जो है वो प्लस के इधर भी है और प्लस के उधर भी है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। तेरह कॉमन ले लिए तो हम अंदर ये बचा। जब 13 कॉमन ले लिए तो 13 एक ऐसी संख्या है जिससे ये 13 से 13 कट सकता है पूरी पूरी बार। तो यहाँ पर ये संख्या 13 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है, अर्थात ये भाज्य संख्या है, क्योंकि संख्या 13 से विभाजित हो जाती है, अतः यह भाज्य संख्या। अब इसी प्रकार आपको देखना अगला 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 धन 5 में प्लस के इस तरफ भी 5 है और प्लस के उस तरफ भी 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1 बचेगा। अब यहाँ कॉमन 5 है क्योंकि संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि संख्या 5 से विभाजित होगी, अतः यह भाज्य संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सवाल आप 7वां करके देखिएगा। 7वां में हमें किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमको एलसीएम का अनुप्रयोग करना है। हमको यहाँ पर उभयनिष्ठ समय निकालना है जिसमें दोनों एक साथ पहुंचे। एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ में सोनिया इस पथ को 18 मिनट में और
रवि इसको 12 मिनट में तय करता है। मतलब एक पूरा चक्कर ये दोनों, एक सोनिया 18 मिनट में लगा देती है और रवि 12 मिनट में लगा देता है। तो अब हमें ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ हुए, मतलब यहाँ से प्रारंभ चलना हुए ये, तो हमको बताना है कि ऐसी कौन सा समय है जिस पर ये दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। तो हमें वो समय निकालने के लिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वरिष्ठ संख्या 2 तो नीचे आया, फिर 2, फिर 3 एक बार आ गया यहाँ पर, तो बड़ी 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 30, 36 मिनट बाद अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। समाप्त हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अगला 1.3 अगले भाग में बताएंगे।